दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय पॉलिटिकल ज्योग्राफी की थ्योरीज को देख रहे हैं, जिसमें कि इसके पहले वाले अध्याय में एटी महान की सी पावर थ्योरी को हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा था। एटी महान एक नेवी के ऑफिसर थे, यूएस नेवी के। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, उनकी पुस्तकों को हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि वो जिस समय के विद्वान थे उस समय सी पावर का ही इम्पोर्टेंस था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, एयर पावर ने काफी ज्यादा विकास किया। और बाद के समय में क्या हुआ कि एयर पावर एक ज्यादा प्रभावी शक्ति के रूप में सभी के सामने आया। तो एलेक्जेंडर पी डी सेवेरेस्की, इन्होंने अपनी एयर पावर थ्योरी दी, और आज हम लोग इस थ्योरी को देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे पूरे सेवेरेस्की ने कैसे थ्योरीज दी। और सेवेरेस्की के अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान, विलियम मिचेल और गाइलो डुवेट, इनको भी हम लोग देखेंगे, और इन सभी कॉन्सेप्ट्स का वर्ल्ड वार पे क्या इफेक्ट रहा, कैसे प्रभावित हुआ इनसे वर्ल्ड वार। बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेवेरेस्की महोदय की अगर हम लोग थ्योरी को देखें, तो सेवेरेस्की महोदय की थ्योरी को डिटेल में समझने से पहले ये जरूरी है कि हम लोग जो विलियम मिचेल और गाइलो डुवेट, ये जो दो विद्वान हैं, इन लोगों के बारे में भी हम लोग कुछ चीजें जान लें। इसके बाद हम लोग सेवेरेस्की को देखते हैं। जैसे ये चीज मैंने कई बार बताई भी है कि कोई भी सिद्धांत जब आता है तो उसके पहले और भी कुछ विद्वान लोग उस फील्ड में काम किए हुए रहते हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का काम तो व्यवस्थित तरीके से टेलर ने किया, वेगनर ने किया, लेकिन उसके पहले अब्राहम मॉल्टेलियस, रॉबर्ट मैंटोनी और एंटोनियो स्नाइडर, इन लोगों ने भी कुछ बातें बताई थी, जो कि हम लोग ये सब देख चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। अभी रिसेंटली इन सब चीजों पे लेक्चर्स अपलोड हुए थे। उसी तरीके से वायु शक्ति सिद्धांत या एयर पावर थ्योरी व्यवस्थित तरीके से तो सेवेरेस्की ने दी, लेकिन इसके पहले विलियम मिचेल और गाइलो डुवेट, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने भी इस फील्ड में अपना काम करना शुरू कर दिया था। विलियम मिचेल जो थे, ज्यादा नहीं जानना इनके बारे में हम लोगों को, बस एक आइडिया रहनी चाहिए। विलियम मिचेल यूएस में थे, अमेरिकी सेना में थे, और ये भी वायु शक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे। और इन्होंने सलाह दिया यूएस को कि वो अपनी एयर फोर्स को स्ट्रॉन्ग करे। उसी तरीके से गाइलो डुवेट ये इटालियन थे, इटली के विचारक थे। इनकी किताबें कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनकी किताब थी द कमांड ऑफ एयर, और दूसरी इनकी किताब थी द वॉर ऑफ 1930। ये दो किताबें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 1920 से 30 के दशक में, जैसे सेवेरेस्की की किताबें 40 और 50 के दशक में आई, लेकिन उससे पहले ही 1920s और 30s का जो डेकेड था, उस समय एयर पावर थोड़ा डेवलप हो रहा था। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वर्ल्ड वार से रिलेटेड टॉपिक है, पूरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आपने वर्ल्ड वॉर को बहुत अच्छे से समझा होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ये सारी चीजें। तो वर्ल्ड वार आपने पढ़ा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार में कि एयरफोर्स उतनी पावरफुल नहीं थी उस टाइम पे, एक डेवलपमेंट ही हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे किस तरीके के लड़ाकू विमान हुआ करते थे। एकदम स्टार्टिंग के टाइम के लड़ाकू विमान बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं थे, लेकिन वो एक स्टार्टिंग थी। क्योंकि कोई भी चीज जब इस तरीके से स्टार्ट होती है, आप गाड़ियों को ही देख ले पुराने जमाने की, तो एक बहुत ही इनिशियल फेज में जब कोई चीज होती है तो उतनी व्यवस्थित नहीं होती है। आज के समय के लड़ाकू विमान अलग लेवल के हैं, लेकिन वो बस स्टार्टिंग थी। तो 1920 और 30 का जो दशक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो एक ऐसा समय था जब वायु शक्ति धीरे धीरे विकसित हो रही थी। तो उसमें विलियम मिचेल और गाइलो डुवेट, ये दो विद्वान आते हैं जिन्होंने इस फील्ड में काफी काम किया, एयर पावर को महत्वपूर्ण बताया। गाइलो डुवेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइलो डुवेट को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा। गाइलो डुवेट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इटली के ये एक स्कॉलर थे। इन्होंने वायु शक्ति को महत्वपूर्ण तो माना, दो किताबें भी मैंने अभी आपको इनकी बताई, द कमांड ऑफ एयर और द वॉर ऑफ 1930। इन्होंने सबसे बड़ा बदलाव जो किया वो ये किया, ये मानते थे कि अगर आपको
डोमिनेंस स्थापित करना है वायु शक्ति के माध्यम से, तो सबसे पहले वायु शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो दुश्मन के खेमे में जाकर कहीं पर भी अटैक कर सकती है। अगर हम लैंड पावर से जाएंगे तो हमको उनकी टेरिटरी में प्रवेश करना पड़ेगा। हालांकि एयर के माध्यम से भी हम उनकी टेरिटरी में घुसेंगे ही, लेकिन एयर के माध्यम से उनको अगर हम उनसे बच के जा पाए तो हम आसानी से उनके एरिया में जाके बमबारी कर सकते हैं। और हमको बमबारी करनी कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई, आपको डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, आपको अटैक करना है उनके जो इंडस्ट्री जहाँ पे है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का एरिया है, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन हो रहा है, उन एरियाज को आपको वहां पे जाके अटैक आपको करना है। ये चीज इन्होंने बताई। मतलब कि आप देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में यही बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ वो ज्यादा उसमें ये चीज देखने को मिली। स्टार्टिंग में क्या था कि आम जनता को जल्दी युद्ध में शामिल नहीं किया जाता था, आम जनता उससे अप्रभावित रहती थी। लेकिन इसमें क्या किया गया कि इनके विचारों ने इतना प्रभावित किया कि उस समय जो युद्ध हुए, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, क्योंकि 20 से 30 के दशक की बातें हैं, उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट ही हो गया था। तो उस समय आम जनता के ऊपर बमबारी की गई, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी थी वहां पे बमबारी की गई, जहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन होता है वहां पे बमबारी की गई। ये एरिया जो कि इम्पोर्टेंट थे, अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई देश है, किसी देश में कहीं पर कोई इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पे सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे किसी देश के हथियारों का एक कह सकते हैं स्टोर है, तो वहां पे अगर बमबारी कर देंगे तो वहीं से उस देश की पूरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इन एरिया को इन्होंने टारगेट बनाने के ऊपर जोर दिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है जब अमेरिका ने परमाणु अटैक किया, न्यूक्लियर बॉम्बिंग की जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। आपने पढ़ा रहा होगा कि पहले उनका प्लान था, एक और शहर था काकुरा, काकुरा के ऊपर वो अटैक करना चाहते थे, लेकिन बाद में वहां पे शायद ऐसा बताया जाता है कि कोहरा था या धुंध था, कुछ ऐसी बातें थी कि वो एरिया वो देख नहीं पा रहे थे सही से। तो बाद में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और फाइनली जो दो शहर जिन पे अटैक किए गए, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे पॉपुलेशन थी, यहाँ पे इनके हथियारों के एरियाज थे। और प्रोडक्शन की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से, हथियारों की दृष्टि से, बहुत एस्पेक्ट से जो नागासाकी और हिरोशिमा एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट था और उसी को टारगेट बनाया गया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि गाइलो डुवेट ने एक नया एस्पेक्ट जोड़ दिया कि एयर पावर के माध्यम से हम किसी देश के जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है, अगर हम उनको कैप्चर कर लिए, उनको हमने नष्ट कर दिया, तो पूरा जो देश है, अब लैंड पावर में तो जहां दो, जैसे इधर से अगर सेना है, इधर से सेना है, तो यहीं पे फाइटिंग होगी। हम जाके उनके किसी इंपॉर्टेंट स्थान को नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स के माध्यम से हम जाके उनके किसी इंपॉर्टेंट प्लेस को नष्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गाइलो डुवेट का काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हमको मैंने बताया ही आपको कि 1939-45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका बहुत ज्यादा हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और फिर जापान और यूएस वाली चर्चा भी हम लोगों ने की। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था विलियम मिचेल का और गाइलो डुवेट का। तो ये सारी बातें 1920 और 30 के दशक तक चल रही थी। और उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर पीडी सेवरेस्की, जिन्होंने अपना एयर पावर थ्योरी दिया। अब हम लोग यहाँ से प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं इनके सिद्धांत को। अभी इसके पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, हम लोग विलियम मिचेल और गाइलो डुवेट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख रहे थे। सेवरेस्की के बारे में ज्यादा कुछ हम लोग को नहीं जानना है, स्टार्टिंग की चीजें, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी स्टडीज बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस कुछ चीजें जान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1894 में रशिया में इनका जन्म हुआ था। और
1914 में ये वहाँ की एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें इन्होंने रशिया की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, उसमें भाग भी लिया सेवरेस्की महोदय ने। और उसके बाद 1918 में ये चले गए थे यूएस। 1927 में इनको यूएस की सिटीजनशिप मिल गई, यूएस की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो इनके बारे में बस यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि एक ये एयरफोर्स के सैनिक थे, एयरफोर्स में थे ये, और ये एयरफोर्स में तो थे ही, साथ ही साथ इंजीनियरिंग में भी इनका काफी ज्यादा एक कमांड था, एक कुशल सैनिक भी थे, और जियो स्ट्रेटजीज में इनका काफी इंटरेस्ट था। तो एक सैनिक के साथ साथ किस तरीके से हम प्लान करें, किस चीज को स्ट्रांग बनाएं, इन चीजों पर भी इनकी एक मजबूत पकड़ थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार इन्होंने लड़ाई लड़ी रशिया की तरफ से, फिर 18 में यूएस चले आए और 27 में इन्होंने यूएस की नागरिकता ले ली, और फिर यूएस में रह के वहां की जो एयरफोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया और उसको पूरी तरीके से अपने एक्सपीरियंस से उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया। इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी। एक किताब इनकी थी विक्ट्री थ्रू एयर पावर 1942 की किताब, और इनकी दूसरी किताब थी एयर पावर की टू सर्वाइवल। एयर पावर की टू सर्वाइवल जो किताब है 1950 की, इसमें इन्होंने पूरा अमेरिका को किस तरीके से अपने एयरफोर्स को डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से यूएसएसआर की एयरफोर्स को हम काउंटर कर सकते हैं, अमेरिका को जो भी इंपॉर्टेंट सुझाव हैं वो इन्होंने दिए। तो अमेरिका की एयरफोर्स के ऊपर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और जो पहली वाली किताब थी विक्ट्री थ्रू एयर पावर, इसमें किस तरीके से एयर पावर सुपीरियर है अदर पावर से, उसको इन्होंने बताया है। तो विक्ट्री थ्रू एयर पावर पहली किताब में इन्होंने एयर पावर की क्वालिटीज को बताया है, और दूसरी किताब में एयर पावर की टू सर्वाइवल 1950 की किताब, इसमें यूएस क्या क्या डेवलपमेंट कर सकता है, यूएस को क्या करना चाहिए अपने एयरफोर्स के लिए, वो सारे सुझाव दिए गए हैं। और ये बात सही भी है कि एयरफोर्स का अपना एक अलग एरिया है, और एयरफोर्स के माध्यम से अगर एयरफोर्स स्ट्रांग है किसी देश की तो वो निश्चित ही उसको हेल्प करता है किसी भी लड़ाई की सिचुएशन में भी। आगे हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो बातें हो गई सेवरेस्की महोदय के बारे में कुछ बेसिक्स, उसके बाद हम लोगों ने इनकी किताब को देख लिया, और इनके सिद्धांत में और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन्होंने 3 तरह के वायु प्रभावित क्षेत्र का कॉन्सेप्ट दिया। सोवियत संघ का वायु प्रभावित क्षेत्र, यूएसए का वायु प्रभावित क्षेत्र, और निर्णय क्षेत्र। अब ये क्षेत्र क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे ये वर्ल्ड मैप है, और आप लोग को पता ही होगा कि 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है, उसके बाद कोल्ड वार की स्टार्टिंग हो जाती है, और पूरा विश्व 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कुछ देश यूएसएसआर के सपोर्टर थे और कुछ यूएसए के सपोर्टर थे, और कोल्ड वार शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ कि पूरी तरीके से कंपटीशन था यूएसएसआर में और यूएस में। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इस लेक्चर को, आगे जब इसमें पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वर्तमान समय की क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन उस समय बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी था यूएसएसआर का यूएस से। तो इसमें जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि कौन सा एरिया ऐसा है जहां तक रेंज है यूएस की एयरफोर्स की, तो इसमें इन्होंने बताया कि अब आपको यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज समझनी है कि यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि यूएसए यहाँ है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, रशिया यहाँ है, और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत लंबी दूरी है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसको हम एक ग्लोब के रूप में इमेजिन करें तो रियलिटी ये है कि यूएसए रूस के बहुत ज्यादा नजदीक है। बल्कि यूएसए का जो अलास्का स्टेट है, यूएसए का ही एक स्टेट है अलास्का,
ये तो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। रशिया से इसके बीच में यहाँ पे एक बेरिंग स्ट्रेट है, और बेरिंग स्ट्रेट के एक साइड रशियन पार्ट है, एक साइड अलास्का जो कि यूएस का ही एक स्टेट है, मतलब यूएस ही कहा जाएगा उसको। तो दूरी बहुत ही कम या ना के बराबर है यूएसए में और रशिया में। यहाँ पे जब हम मैप में देखते हैं तो हमको ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आती है, लेकिन सच्चाई या रियलिटी कुछ और है। इसके लिए आपको ग्लोब को समझना पड़ेगा, या ग्लोब को ना भी अगर अपने सामने रखें, ऐसे ही इमेजिन कर लें तो भी आप इसको समझ सकते हैं। पे अगर हम यूएसएसआर की एयरफोर्स की बात करें तो यूएसएसआर की अगर हम पहले देख लेते हैं तो यूएसएसआर का जो एयरफोर्स है वो सबसे पहले तो एशिया के पार्ट्स प्लस साउथ अमेरिका का हिस्सा, ये क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा, गोल आपको ग्लोब के बेस पे इमेजिन करना है, तो साउथ अमेरिका का काफी पार्ट, यूरोप के क्षेत्र, एशिया के क्षेत्र, अफ्रीका के क्षेत्र और अटलांटिक महासागर के भी कुछ क्षेत्र, क्योंकि यूरोप पर जब कब्जा हो जाएगा, जब यूरोप कब्जा नहीं कहेंगे इसको, प्रभाव शब्द ज्यादा यहाँ पे सही रहेगा, जब यूरोप पे प्रभाव रहेगा तो इनडायरेक्टली नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर भी इसका प्रभाव रहेगा, और इधर पास में पैसिफिक है तो पैसिफिक पे तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन, ये रीजन, इधर का पैसिफिक का रीजन, और इधर नॉर्थ अफ्रीका का इधर का रीजन, साउथ अमेरिका का रीजन, इन क्षेत्रों पे इसका काफी ज्यादा प्रभाव रहेगा यूएसएसआर की एयरफोर्स का। वह यूएसए की एयरफोर्स अगर हम देखें तो यूएसए की एयरफोर्स भी उसी तरीके से, इसके पास में एशिया, तो ये इसका भी एशिया तक इसका भी रेंज रहेगा। अफ्रीका के क्षेत्रों पे इसका प्रभाव रहेगा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर का एरिया और इंडियन ओशन का एरिया। क्योंकि आपको इसमें एक चीज ये लग रही होगी कि दोनों में काफी एरियाज तो कॉमन है, जैसे कि प्रशांत वाला एरिया हुआ, या फिर अफ्रीका का एरिया हुआ, या इधर का ये सब एरियाज हुए, इस पे इसका भी यूएसए का भी इन्फ्लुएंस रहेगा और यूएसएसआर का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इन्हीं दोनों को मिला के इन्होंने एक तीसरा टर्म दिया, निर्णय क्षेत्र। जो निर्णय क्षेत्र था वो एक ऐसा एरिया था जो कि दोनों का था, वो कॉमन एरिया था, और उसी निर्णय क्षेत्र को उन्होंने उसके बारे में कहा है, जो कॉमन एरिया है, कि जो निर्णय क्षेत्र पर प्रभुत्व कायम कर पाएगा वही विश्व में सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में स्थापित होगा। क्योंकि इसमें बस एक चीज ये समझनी है कि सोवियत संघ का ऑलमोस्ट आधे विश्व पे इसका इम्पैक्ट रहेगा, इसकी एयरफोर्स का इन्फ्लुएंस रहेगा, इसका भी रहेगा, और दोनों के एरियाज लगभग एक जैसे हैं, जहां जहां इसका प्रभाव है लगभग वहां वहां इसका भी प्रभाव है। लेकिन जो कॉमन एरिया है दोनों में, अगर उस कॉमन एरिया पे जिसका ज्यादा प्रभाव रहेगा उसका प्रभाव स्वाभाविक सी बात है बढ़ जाएगा, और जिसका प्रभाव बढ़ेगा वो पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर पाएगा। तो ये तो बात हो गई इनके वायु प्रभावित क्षेत्रों की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको आप 2-3 बार देखेंगे समझेंगे तो बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। बस इन्होंने अलग अलग कौन सा एयरफोर्स का कौन सा एरिया कहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, इस चीज को इन्होंने बताया है, किस एयरफोर्स की कितनी रेंज है उस टाइम पर। चूंकि वो एक खुद एक एयरफोर्स के सैनिक रह चुके थे, पायलट रह चुके थे, तो उनको पूरा एक आइडिया था कि किस देश की एयरफोर्स की कितनी रेंज है, किस देश के पास कौन कौन से लड़ाकू विमान है, उन लड़ाकू विमानों की क्या रेंज है, कहाँ तक के वो क्षेत्र को वो प्रभावित कर सकते हैं। यही उनके कहने का मतलब था। तो ये तो बात हो गई इनके वायु प्रभावित क्षेत्रों की। और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इसका देख लेते हैं, कुछ आलोचनाएं इस सिद्धांत की। जिस तरीके से हर सिद्धांत की आलोचना होती है वैसे इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे कि मॉडर्न वेपन्स। अब आज के समय में जो मॉडर्न वेपन्स, ऐसी ऐसी मिसाइलें आ गई हैं जो कि
जमीन से हवा में मार कर सकती हैं। और आज के समय में हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी देश की एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है तो वो जीत ही जाएगा हर लड़ाई को, ऐसा नहीं है। बहुत तरह तरह के हथियार आ चुके हैं। और अदर एरियाज, इन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा सिद्धांत यूएसएसआर और यूएस को ये लेके चले हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में बहुत सारे देश, अभी हम लोग आगे देखेंगे टॉप कंट्रीज एयरफोर्स की, तो बहुत सारे देश स्ट्रांग हो चुके हैं। और अब तो वर्तमान समय की क्या स्थिति है कि वर्तमान समय में चाइना और यूएस के बीच में आगे की लड़ाई है कि कौन, जो 6th जनरेशन के विमानों की बात हो रही है, कौन उसमें आगे निकलेगा 2030-40 तक, किसके पास ज्यादा अत्याधुनिक विमान होंगे। तो अब इसको हम आलोचना भी कह सकते हैं या इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई विद्वान इसमें संशोधन करे, नया सिद्धांत बनाए, तो उसको क्या करना चाहिए कि अदर एरियाज को भी इंक्लूड करना चाहिए। आज के समय में चाइना, इंडिया, इजराइल, इन देशों की एयरफोर्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब जो सिद्धांत बनेगा उसमें ये कुछ एरियाज भी जरूर शामिल होने चाहिए। मॉडर्न वेपन्स के पॉइंट को ऐड करना चाहिए कि मॉडर्न वेपन्स ऐसे ऐसे हैं जो जमीन से हवा में मार के दुश्मन के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और एयरफोर्स इज नॉट एवरीथिंग, मतलब कि एयरफोर्स, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया था अपनी किताबों में कि एयरफोर्स ही सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। एयरफोर्स सब कुछ नहीं है। एयरफोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज मैंने पिछले सिद्धांतों में भी बताई है कि जब तक तीनों हमारी सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, जब तक तीनों एक साथ मिलके काम नहीं करेंगी, तब तक कोई भी युद्ध हम नहीं जीत सकते हैं। और ये चीज सही भी है, ये चीज हम लोग को देखने को मिलती भी है। इसलिए किसी सिर्फ एक पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना उचित नहीं है। नेवी का अपना इंपॉर्टेंस है, आर्मी का भी इंपॉर्टेंस है, और एयरफोर्स तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन एयरफोर्स सब कुछ है या एयरफोर्स ही हमको युद्ध जिता सकती है और पावर्स का उतना योगदान नहीं है, ये कहना गलत होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी आलोचनाएं हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं कि एयरफोर्स क्यों सब कुछ नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब अरब इजराइल वॉर हुआ तो क्या हुआ, वहां पे इजिप्ट के जो प्लेन्स थे वो जमीन पे खड़े हुए थे, और अगर लैंड पर विमान हैं तो वो बिल्कुल अनसेफ है, वो कुछ भी नहीं कर सकते अगर वो जमीन पे खड़े हुए हैं। तो एयरफोर्स, यहाँ पे आप देखिए, एयरफोर्स विमान तो सारे उनके खड़े थे इजिप्ट के, लेकिन उनको समय ही नहीं मिला कि वो उन विमानों का यूज कर पाए और इजराइल ने अटैक कर दिया। तो एयरफोर्स जब तक जमीन पे हैं, लड़ाकू विमान आपके, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो हवा में जाएंगे तो ही अपनी सभी ताकत, सारी शक्ति को शो कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप अगर ये थ्योरी लिख रहे हैं तो एयर पावर या एयर फोर्स ने कब कब अपना महत्व दिखाया है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो एयर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसेंटली कुछ अभी के एग्जाम्पल, कुछ पुराने एग्जाम्पल, जैसे रिसेंट के कुछ एग्जाम्पल्स में आप ऐड कर सकते हैं। जो तालिबान का भी इशू हुआ, तो वहां पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज के समय में वायु शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, और यहां से यूएस से अफगानिस्तान में ड्रोन से अटैक किए गए। तो वर्तमान समय में सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि ड्रोन, एक नई चीज ऐड हो गई है एयर पावर में, जो कि जिसने कि एयर पावर की शक्ति को, एयर फोर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। क्योंकि ड्रोन में क्या है, कोई बैठ के तो जाएगा नहीं, वो कंप्यूटर से चलेगा, वो रिमोट कंट्रोल से चालित होगा, और वो दुश्मन के क्षेत्र में जाके वहां पे अटैक करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। इसके अलावा अगर हम इंडिया पाकिस्तान 1971 का जो लड़ाई हुआ, जो युद्ध हुआ, उसकी अगर बात करें तो वहां पर भी हमको एयरफोर्स का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बॉर्डर मूवी सभी ने देखी होगी, तो उसमें लास्ट में दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने आके उस युद्ध में, जो लोंगे वाला एरिया में जब
लड़ाई का जो हिस्सा है वहाँ पे अपनी भूमिका निभाई। 6 डे वॉर, जिसकी अभी मैंने चर्चा की, इजराइल से जो हुआ, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। बहुत सारे अरब देशों ने मिलके, जो उधर के इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर 1967 में। तो इसराइल की एयरफोर्स ने ही आगे इसराइल को जीत दिलाई। और अब तो खैर इसराइल की एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उस समय भी स्ट्रांग थी, अब वर्ल्ड की टॉप एयरफोर्स में जानी जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वार 2 में हमको बहुत एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वार 2 आते आते जो एयरफोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी, जो लड़ाकू विमान है वो काफ़ी डेवलप हो चुके थे। जैसे अगर हम पुराने समय के लड़ाकू विमानों की बात करें और अभी के लड़ाकू विमानों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस आ चुका है। वर्ल्ड वार 1 के टाइम में एक इनिशियल फेज में थे लड़ाकू विमान, उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 आते आते काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था और वर्ल्ड वार 2 में एयरफोर्स ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चाहे वो जर्मनी की एयरफोर्स हो, काफ़ी स्ट्रांग एयरफोर्स थी, भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक स्ट्रांग एयरफोर्स थी। चाहे यूएसएसआर की हम बात करें, यूएसए की बात करें, जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने एयरफोर्स का यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा हमको विनाश भी देखने को मिला। ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट जो लार्जेस्ट एयरफोर्स हैं उनको दिखाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया, फिर साउथ कोरिया, जापान, पाकिस्तान, फ्रांस, टर्की और इजिप्ट। ये वर्तमान समय में कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनकी एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ये रहा दोस्तों सेवरस्की महोदय की एयर पावर थ्योरी। और आगे अभी हम लोग को मैकेंडर की थ्योरी को देखना है, स्पाइकमैन के रिमलैंड थ्योरी को देखना है। 2 और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज बची हैं जहाँ से काफ़ी डिटेल में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग उन थ्योरीज को देखेंगे और फिजिकल ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखेंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।